नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस खास कार्यक्रम के माध्यम से फोन करके हमसे जुड़ सकते हैं, फोन करके कानूनी राय भी ले सकते हैं। आज हम आपको प्रॉपर्टी धोखाधड़ी से जुड़ी हुई जानकारी देंगे, साथ में संपत्ति से जुड़ी कानूनी समस्याओं का भी समाधान करेंगे। दरअसल न्यायालयों में लंबित सभी मामलों में से कम 2/3 संपत्ति या संपत्ति संबंधित धोखाधड़ी से जुड़े हैं और ऐसे में संपत्ति पर अक्सर परिवार के झगड़े होते रहते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संपत्ति का मालिकाना हक एक मानव अधिकार है। संविधान अधिनियम 1978 में संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और ऐसे में नहीं रह गया है मौलिक अधिकार। दरअसल आपको बता दें कि संपत्ति धोखाधड़ी में बिल्डर भी लिप्त रहते हैं। प्रॉपर्टी से झूठे वायदे, इससे जुड़े झूठे वायदे, गलत विज्ञापन, आश्वस्त किराए की रिटर्न और ये भी कहा जाता है कि विभिन्न परियोजनाओं की नकली किराए की लिस्टिंग प्रकाशित करना आदि इसमें शामिल रहता है। साथ में निजी संपत्ति विवाद भी होते रहते हैं और किसी ने गलत तरीके से संपत्ति लिखवा ली, ये भी एक विवाद की जड़ बन जाता है। तो फर्जी कागजात पर संपत्ति ट्रांसफर या फिर बेची गई है, ये भी एक संपत्ति विवाद की जड़ रहता है। संपत्ति से जुड़े धोखाधड़ी मामलों पर ज्यादा जानकारी देंगे आज हमारे साथ कानूनी विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं, अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी। ऋषिपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। ऋषिपाल जी आपको संपत्ति फ्रॉड से जुड़े हुए तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका भी इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप फोन कर सकते हैं, कानूनी राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। तो एक बार फिर से विषय आपको बता देते हैं। विषय संपत्ति संबंधी धोखाधड़ी से जुड़ी कानूनी मदद के लिए आप कॉल कर सकते हैं 7065013841। दूसरा नंबर हमारा है 8377009636। दोनों नंबर्स पर कॉल करिए और अपने सवाल आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले सवाल मेरा यही है कि टाइटल और डिसेप्शन या फिर जमीन की टाइटल से संबंधित धोखाधड़ी और इससे जुड़ी हुई सजा जुर्माने के बारे में आप बताइए सबसे पहले ऋषिपाल जी। देखिए नेहा जी, जैसे आपको पता है कि इस समय संपत्ति की जो कीमत है वो सभी जगह, सभी राज्यों में, सभी क्षेत्रों में बहुत बढ़ गई है। और संपत्ति की जो एक तरह से जो हमारी सप्लाई है वो कम है, लोगों की डिमांड ज्यादा है। ऐसी स्थिति में संपत्ति पर विवाद होना, छोटे छोटे जो प्लॉट्स हैं उन पर विवाद होना, उसके लिए चीटिंग होना, उसके लिए फ्रॉड होना, फोर्जरी होना, अब वो ये बहुत आम बात हो गई है। और बहुत से ऐसी जगह अभी भी हमारे देश में है, इवन दिल्ली में भी है, जहां पर संपत्ति का रजिस्ट्रेशन नहीं होता और संपत्ति केवल लॉटरी के द्वारा बेची जाती है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। ऐसी स्थिति में जो बदमाश लोग हैं, जो लोग लैंड ग्रैबर हैं, कब्जा करने वाले हैं और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट को फोर्ज करने वाले, क्योंकि उसका रिकॉर्ड नहीं है, वो बहुत तेजी से समाज में काम कर रहे हैं। और एक व्यक्ति जो पूरी लाइफ टाइम में किसी तरह से संपत्ति में एक घर बना पाता है, मकान बना पाता है, प्लॉट खरीद पाता है, वही जो अपराधी होते हैं उस पर कब्जा कर लेते हैं या गलत तरीके से बेच देते हैं या उसका चीटिंग हो जाती है। तो अपने आप में ये बहुत गंभीर अपराध है। और चीटिंग से जो फोर्जरी है, इवन के फोर्जरी के ऊपर जो 467 जो लगती है, उस पर जो कानून है उसमें अगर साबित होता है तो उसमें सजा जो है वो लाइफ टाइम, यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा उसके अंदर। बिल्कुल, तो सजा लाइफ टाइम तक की भी है इसके अंदर। और अगर किसी ने किसी से जोर जबरदस्ती से जायदाद लिखवा ली है तो आखिर वो क्या करे और इसमें कितनी सजा का प्रावधान है? देखिए नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, आपने कहा कि जोर जबरदस्ती से जायदाद लिखवाना, लिखवाने के लिए अगर मान लीजिए वो सब रजिस्ट्रार के पास जाता है वो व्यक्ति, तो वहां पे सब रजिस्ट्रार की ड्यूटी होती है कि वो ये देखे कि जो व्यक्ति प्रॉपर्टी की लिखत करने के लिए आया है या रजिस्ट्री करने के लिए आया है, वो बिना किसी दबाव के वहां पर आया है, कोई दबाव तो कार्य नहीं कर रहा। तो अगर ऐसा लगता है किसी व्यक्ति को उसको जबरदस्ती लाया गया है, तो वो जो ऑफिसर सब रजिस्ट्रार बैठा होता है इसीलिए होता है कि आप उसको बता सकते हैं कि भाई मेरी सहमति, मेरी जानकारी से या मेरी फ्री विल नहीं है और मुझे परेशान किया जा रहा है।
लेकिन ऐसी स्थिति बहुत सारी कई बार ऐसी होती है कि प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं होती, केवल नोटरी पे प्रॉपर्टी बिक्री होती है और जबरदस्ती साइन करा लिया जाता है। तो उसके बाद केवल यही रास्ता बनता है कि तुरंत वो पुलिस में कंप्लेंट करे और जो निकटतम जो भी उसका कोर्ट है, जो सिविल कोर्ट है, वहां पे अपने दावे को फाइल करे। जी, फर्जी कागजात के बल पर जमीन या फिर संपत्ति ट्रांसफर, बेचने खरीदने की स्थिति में क्या कुछ कानूनी प्रावधान रहते हैं, और इसके बारे में भी आप बताइए थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। देखिए, अक्सर जब भी संपत्ति कोई फर्जी तरीके से बेचता है जी। तो चीटिंग का केस जो है सबसे पहले दर्ज होता है। और अगर वो जो कागजात बनाए जाते हैं, कोई व्यक्ति उसका मालिक नहीं होता और वो झूठे कागज बना लेता है, ऐसे कागज बना लेता है जिसके अंदर मालिकाना हक दिखाता है जो कि उसके पास नहीं है, या कोई और कागज जिसमें कोई अधिकार पैदा नहीं होता, फिर भी इस तरह का अगर कोई फर्जीवाड़ा करता है ऋषिपाल जी, तो उसके खिलाफ किस तरह की कानूनी कार्रवाई होती है, ये भी मैं आपसे जानूंगी। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं ऋषिपाल जी, उनसे बात कर लेते हैं। संध्या जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि गोरखपुर से हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ी हुई है। संध्या जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हाँ, यही पूछ रही हूँ। हमारे घर पर एक फर्जी मुकदमा करी है, ठीक है। फर्जी मुकदमा, मकान तो हमारा है, लेकिन फर्जी मुकदमा करके हमसे लड़ रही है। आपके ऊपर फर्जी मुकदमा है घर के ऊपर? हाँ, तो हाँ। जी, किसने किया है फर्जी मुकदमा? वो निर्मला यादव है, हमारे घर में रह रही थी, वही हमारे फर्जी मुकदमा किराएदार है। हाँ। ठीक है ऋषिपाल जी, इस केस में क्या करें, क्योंकि अक्सर इस तरह के लोगों की समस्या है कि जो किराएदार है वो मकान मालिक बन जाता है कुछ ही दिनों बाद। तो ऐसे में किस तरह से कानूनी सहायता आप कहीं ना कहीं बताएंगे लोगों को, क्या जैसे कुछ किया जाए? ये महिला बता रही हैं, जो इनके निकटतम सिविल कोर्ट होगा, उस सिविल कोर्ट के अंदर अगर मुकदमा ऑलरेडी चल रहा है तो वहां पर अपनी काउंटर क्लेम भी दाखिल करेंगी और बताएंगे कि इस प्रॉपर्टी के मालिक मैं हूँ, और जो इनके पास संपत्ति को मालिकाना हक के जो कागजात होंगे, उन सारे कागजातों को इनको फाइल करना होगा उस कोर्ट के अंदर, और एक डिक्लेरेशन का दावा डालना होगा ये कहते हुए कि इस प्रॉपर्टी का मैं मालिक हूँ, कि मैंने संपत्ति खरीदी हुई है। तो ऐसी स्थिति में जो आपका सिविल कोर्ट है वो डिसाइड करेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे यहाँ थोड़ी समस्या ये है कि सिविल कोर्ट मुकदमे को डिसाइड करने में बहुत समय लगा देते हैं। ये एक समस्या है जिसका अभी फिलहाल तो हमारे पास निदान नहीं है, लेकिन रास्ता यही है कि आप सिविल कोर्ट के अंदर अपने दावा फाइल कीजिए, जो आपको कागज है, वो कागजात हैं वो लगाइए और अपने हक को साबित कीजिए। ठीक है, एक बार फिर से अपने सवाल पर वापस लौटते हैं ऋषिपाल जी, क्योंकि जो मैं आपसे पूछ रही थी कि फर्जी कागजात के बल पर जमीन या फिर संपत्ति ट्रांसफर या बेचने खरीदने की स्थिति में क्या कानूनी प्रावधान होते हैं? देखिए, अगर फर्जी कागजात के आधार पर कोई ट्रांसफर हो जाता है जी, तो ऐसी स्थिति में जो डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट होती है या सिविल जो कोर्ट होती है, वहां पर आपको डिक्लेरेशन का दावा फाइल करना होता है कि जो ट्रांसफर हुआ है ये ट्रांसफर गलत हुआ है और इनको फर्जी तौर पे किया गया है। तो ऐसी स्थिति में जो सिविल जज है वो सारे पहलू को ध्यान में रखकर और उसका ट्रांसफर जो है वो रद्द कर सकता है और दोबारा से मालिकाना आपको दे सकता है। जी, वसीयत पर फर्जी हस्ताक्षर किए जाने के हालात में क्या कानूनी उपचार है? क्योंकि अक्सर इस तरह के भी केसेस मुझे लगता है सामने आते रहे होंगे कि फर्जी हस्ताक्षर लोग कर लेते हैं और उसके बाद वो वसीयत आगे अपने हक में बनवा लेती हैं। तो किस तरह से कानूनी उपचार है इसके लिए? देखिए, एक तो जब वसीयत या कोई भी कागजात जो कानूनी हक पैदा करता है, अगर उसकी फोर्जरी होती है तो 467 आईपीसी का मुकदमा दर्ज होता है, जिसमें अगर अपराधी के खिलाफ मुकदमा साबित होता है तो उसको सजा जो है लाइफ टाइम हो सकती है। पहले मैंने आपको बताया। इसके अगर आपको साबित करना है कि जो विल है वो फोर्ज बनाई गई है, तो उसके अंदर आप कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन लगाएंगे जब दावे के अंदर कि जो सिग्नेचर है करने वाले के वो सिग्नेचर फोर्ज हैं, और आपके पास जो उपलब्ध सिग्नेचर हैं उन सिग्नेचर्स को और जो विल के अंदर सिग्नेचर्स हैं उन दोनों को जो वहाँ की फॉरेंसिक जो लैब है वहां पर भेजने की आप एप्लीकेशन लगाएंगे। अगर आपकी एफआईआर दर्ज हो जाती है तो पुलिस भी फॉरेंसिक में दोनों सिग्नेचर को भेजेगी और साबित करेगी कि भाई जो सिग्नेचर है वो सही है या गलत है। तो ऐसी स्थिति में अपराधी जो है वो जरूर कानून के तहत पकड़ा जाएगा और कानूनी हक आपको मिलेगा। जी बिल्कुल। तो ऐसे केसेस में
अपराधी को कानूनी तौर पर दंडित किया जाएगा और आपको कानूनी हक मिलेगा। डेवलपर्स दिखाते हैं ऋषिपाल जी कि कुछ ही फ्लैट बेचे हैं, इसीलिए इसे भी अभी खरीदे और लोग इस दावे को बिना किसी जानकारी की जल्दीबाजी में ले लेते हैं। अगर डेवलपर्स की तरफ से यही दिखाया जाए कि कुछ ही फ्लैट बचे हुए हैं और इसे जल्दी खरीदे, तो इस केसेस में, इन हालातों में भी दाम ज्यादा लिए जाते हैं। अक्सर इस तरह के भी मामले सामने आते हैं। इस पर बिल्डर पर कैसे कार्रवाई हो सकती है? क्या ये भी फ्रॉड का केस होता है? क्या ये झूठ बोलकर आप अपने फ्लैट्स को बेच रहे हैं? किस तरह का केसेस ऐसे में बनता है? किस तरह के केस बनते हैं, ये बताइए। देखिए, ये आपकी जो ये समस्या आपने प्रॉपर्टी की बताई है, ये दो हिस्सों में है। एक तो ये है कि अगर बिल्डर ने आपको वादा किया है कि एक अमुक टाइम तक आपकी प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएगी और वो प्रॉपर्टी उस पर्टिकुलर टाइम तक कंप्लीट नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में आप सिविल कोर्ट पे जा सकते हैं। और अगर आपके राज्य में रेरा जो है वहाँ पे उपलब्ध है, तो आप उस अथॉरिटी में जा सकते हैं और अपने केस को रख सकते हैं कि जिससे कि जो कंज्यूमर है उसके ऊपर उसको फायदा मिल सके। इसके अलावा कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि जो वादे किए गए थे वो वादे किसी कारण की वजह से नहीं बल्कि बिल्कुल झूठे वादे थे, तो ऐसी स्थिति में आपको अधिकार होगा कि आप 420 की जो FIR है उस बिल्डर के खिलाफ करा सकते हैं। ठीक है। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, ऋषिपाल जी, उनका रुख कर लेते हैं। आशीष इस वक्त हमारे साथ है। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या है आपका सवाल? जी आप ही मैडम, मैं ये बोल रहा था जी, मैंने अप्रैल में एक कंपनी की ADC इंडिया कंपनी, ये भोपाल की थी, इससे जो था वो देवेंद्र जायसवाल था और इनका एक बैंक भी था। इसमें मैंने 5 लाख रुपए इनको दिया था और उसमें अपना तालाब भी खुदा था। लेकिन इनने ना उसमें मतलब ना जाली लगाई, ना मछली डाली और ना ही उनने मेरी FD करी 5 लाख में, क्योंकि कोरोना काल का बहाना बनाते रहे। इसके बाद ये अरेस्ट हो गया क्योंकि इसकी कंप्लेंट डलने लगी फिर, तो उसकी जमानत भी नहीं हो रही मैडम। और अब सुनने में आया कि वो उससे मैंने चेक ले लिया था बीच में, मुझे नहीं करना काम, आप मुझे पैसे वापस कर दीजिए। तो उनने मुझे 5 लाख का चेक दिया था, तो वो बाउंस हो गया। ठीक है। तो मैंने फिर उसका केस लगाया और केस भी लग गया। लेकिन अब सुनने में आया कि वो दिवालिया घोषित होने के उसमें है। प्रॉपर्टी तो उसकी सीज हो चुकी है। तो क्या उसके बाद अपन पैसे मिलेंगे कि पैसे कुल मिला खत्म हो चुके हैं? इस केस में ऋषिपाल जी क्या करें? भले ही हमारे टॉपिक से हटके थोड़ा सवाल है, लेकिन क्या सजेशन देंगे आप? देखिए, इनके केस के 3 हिस्से हो गए। पहली बात तो ये कि अगर इनको लगता है कि जिस समय ट्रांजैक्शन इन्होंने करी और ट्रांजैक्शन करते वक्त उस व्यक्ति ने कुछ ऐसा झूठ बोला था जो धोखे के कैटेगरी में आता है, तो चीटिंग की कंपनी कर सकती है। इसके अलावा 138 का जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का चेक बाउंस केस इन्होंने डाल रखा है, वो जब डिसाइड होगा तो सही तरीके से उन्होंने कर रखा है। लेकिन तीसरी बात है कि अगर वो व्यक्ति दिवालिया की कार्रवाई के लिए आगे जा रहा है, तो भी उसकी जितनी संपत्ति है उस संपत्ति में से जितना पैसा आपको मिल सकता है वो आपको अधिकार है। जो मान लीजिए आपका हिस्सा बनता है वो कोर्ट आपको जरूर दिलवाएगा। आपको उस प्रोसीडिंग के अंदर शामिल होना और अपने क्लेम को बताना है कि आपको इतना क्लेम बनता है। लेकिन आपको जो आपका जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का 138 का जो चेक बाउंस का केस है, उस केस को आप ढंग से लड़िए। आप ढंग से लड़ेंगे और साबित करेंगे कि उसका चेक बाउंस हुआ था, उसका पैसे नहीं थे, तो कोर्ट उस केस में उसको सजा करेगा। जी, जब सजा होगी तो बहुत हद तक संभव है कि वो आपके पास आए और आपके पैसे को देने के लिए राजी हो जाए। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा आशीष जी। और ऐसे में जाहिर तौर पे जो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ मसला है ये हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे दर्शकों के लिए भी। इस पे हम चर्चा लगातार ऋषिपाल जी से जारी रखेंगे। बात दरअसल प्रॉपर्टी की कर रही है। प्रॉपर्टी के लिए आखिर किस तरह से धोखाधड़ी होती है, उससे आप कैसे बचें, कैसे आप कानूनी तौर पर अपनी मदद कर सकते हैं और कैसे आप इस पूरे विषय पर आगे बढ़ सकते हैं। ऋषिपाल जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, जो कि हमें बता रहे हैं कि आखिर किस तरह से कानूनी पेचीदगियां क्या रहती है, किस तरह से आपको बचना चाहिए धोखाधड़ी से। प्रॉपर्टी के पोजीशन में देरी सबसे आम तरीका है जिससे यहाँ धोखाधड़ी होती है। और जब आप किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं और उसे देने में वर्षों तक देरी होती है, इन हालातों में क्या करें, बिल्डर को कैसे जवाबदेह बनाए ऋषिपाल जी?
क्योंकि अक्सर इस तरह के मामले सामने आते हैं कि पोजीशन टाइम पे नहीं होता। देखिए, अगर पोजीशन बिल्डर टाइम पे नहीं देता है तो उसके लिए जो रेरा का कानून है, आप अपने राज्य में अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो रेरा की प्रोसीडिंग्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और रेरा की जो कोर्ट है वो इसी विशेष तौर पे इसी प्रोविजन की रखी थी, जब बिल्डर जो होता है टाइम से पोजीशन नहीं देता या आपने जिस तरह की डिमांड आपने की थी कंस्ट्रक्शन के अंदर वो कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं करता या आपको और पैसे की डिमांड करता, तो ऐसी स्थिति में एक तो आपके पास ये रास्ता है कि आप रेरा के अंदर अपनी केस ऑफ कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं। दूसरा, इसके अलावा जो कंज्यूमर कोर्ट है वहां पे आप जा सकते हैं और डैमेजेस को क्लेम कर सकते हैं कि भाई आपको अगर पोजीशन जो है 4 महीने बाद या 10 महीने बाद या 20 महीने बाद मिला है और आपको एक्स्ट्रा रेंट देना पड़ा है तो आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। तो ये तरीके हैं जिसके अंदर आप बिल्डर के ऊपर दबाव बना सकते हैं तो जल्दी से जल्दी हो सके आपको कब्जा, आपके फ्लैट का कब्जा आपको टाइम से दे। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसे भी चीजें सामने आती है ऋषिपाल जी कि जो बिल्डर है उसने अपनी प्रॉपर्टी को रेरा रजिस्टर्ड नहीं कराया होता या वो खुद नहीं होता है रेरा रजिस्टर्ड, तो इस केस में क्या आप इस कानून की सहायता से अदालत का दरवाजा खटखटा सकती हैं? एक तो सबसे पहली जिम्मेदारी तो ग्राहक की है कि उसको देखे जब भी वो प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है तो उसके वाउचर में ये मेंशन है या नहीं है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये रेरा के अंदर उसने करा रखा है रजिस्टर या नहीं करा। अगर वो कह रहा है कि उसने रेरा में रजिस्टर करा रखा है और बाद में आपको पता लगता है कि वो रेरा में रजिस्टर्ड नहीं है तो अपने आप में इस फैक्ट को भी हम चीटिंग की कैटेगरी मानेंगे, उस डॉक्यूमेंट को जो उस वाउचर को भी हम एक फोर्जरी की कैटेगरी मानेंगे। तो ऐसी स्थिति में चीटिंग का और फोर्जरी का मुकदमा आप बिल्डर पे दर्ज करा सकते हैं। जी ठीक है। भूमि उपयोग या फिर लैंड यूज में परिवर्तन की मंजूरी डेवलपर्स द्वारा नहीं ली गई, ये जानते हुए भी डेवलपर्स संपत्ति बेच रहे होंगे और इसीलिए संपत्ति निवेश से पहले हमेशा CLU या भवन अनुमोदन की जांच करनी चाहिए। इसके बारे में आप कुछ बताइए कि इसके कानूनी पहलू आखिर क्या कुछ है। देखिए नेहा जी, हमारे देश में थोड़ा सा चलन ये है कि जब भी ग्राहक कोई व्यक्ति संपत्ति परचेज करता है तो वो सीधा बिल्डर के पास जाता है या किसी डीलर के पास जाता है, प्रॉपर्टी डीलर के पास, और वहाँ डील में एंटर कर जाता है। हमारे देश में कम चलन है, हालांकि जब बैंक से कोई प्रॉपर्टी को बैंक के थ्रू परचेज करना होता है यानी कि अपने लोन लेना होता है तो ऐसी स्थिति में एक सर्च रिपोर्ट तैयार होती है। तो आप कोशिश करें जब आप संपत्ति खरीद रहे हैं तो आसपास के जो भी आपको अच्छा एडवोकेट है आप उससे एक सर्च रिपोर्ट तैयार कराएं, जिससे कि संपत्ति की पूरी सर्च रिपोर्ट तैयार करेगा, आपको बताएगा कि कौन कौन से जो पहलू हैं इसमें उसमें कमी है, कागजों में कमी है। तो ऐसी स्थिति में किसी भी तरह के होने वाले जो फ्रॉड से उससे बच सकते हैं। अगर कोई आदमी आपको कह रहा है कि लैंड यूज की बात करे कि लैंड यूज हो गया है लेकिन आपको पता लगता है बाद में कि लैंड यूज नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में उससे बचने के लिए बहुत जरूरी है कि अगर आप बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो बैंक अपने आप कराएगा, सिर्फ प्रॉपर्टी की सर्च कराएगा, पता लग जाएगा प्रॉपर्टी का लैंड यूज हुआ है या प्रॉपर्टी के प्रॉपर तरीके से सारी अथॉरिटी या सारी पावर्स मिली हुई है नहीं मिली हुई है। लेकिन आप बिना बैंक की तैयारी के लोन के अगर परचेज कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि किसी भी एडवोकेट को लगाकर आप एक सर्च रिपोर्ट तैयार कराएं, जिससे कि आपको ये पता लग सके कि आपको टाइटल क्लियर है या नहीं है। जी ठीक है, तो ये आपको करना होगा, आपको इस बारे में पता लगाना होगा। ये भी ये बताइए क्योंकि कहा जाता है ज्यादातर जो हर बार एक ही फ्लैट कई लोगों को बेच दिए जाते हैं, एक ही प्रॉपर्टी कई लोगों को बेच दी जाती है। ये न सिर्फ मैं फ्लैट की बात कर रही हूँ सर, बल्कि प्लॉट्स की भी मैं बात कर रही हूँ। अक्सर इस तरह की धोखाधड़ी होती है और मालिक भाग जाता है, 4 लोगों को एक ही प्रॉपर्टी बेच दी और वो भाग गया। इन हालातों में किस तरीके से केस बनता है, क्या कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है? पीड़ित सबसे पहले इन हालातों में क्या करें? आप सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है तो सबसे पहले जो निकटतम पुलिस स्टेशन है वहाँ पे 420 की वो FIR दर्ज कराए, जिससे जितनी जल्दी हो सके उस अपराधी को पकड़ा जा सके। उसके बाद आपके पास 2 पहलू है कि आप जो चीटिंग की कंप्लेंट है, FIR है, उसके अलावा कोर्ट के अंदर रिकवरी का दावा भी फाइल कर सकते हैं कि ठीक है चीटिंग को पकड़ा जाएगा, उसको जेल होगी, अलग बात है। आपके पैसे की अदायगी के लिए, वापसी के लिए आप एक रिकवरी का दावा भी डाल सकते हैं। बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ लक्ष्मीकांत जी पुणे से फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। इनका क्या सवाल है जान लेते हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। मैं पुणे से बात कर रहा हूँ जी। अभी मैं जून में ज्वाइन हुआ सर। मुझे
कुछ सैलरी स्लिप वगैरह कुछ मिलता नहीं है। और अभी पिछले महीने का मुझे सैलरी अभी तक मिला नहीं। सब लोगों के सैलरी हो गया, ये मेरे ख्याल से 15 तारीख को हो गए सब लोगों। मेरा सैलरी कुछ करने का बोले तो वो कुछ तो बहाना बता रहे कि आपसे काम हो नहीं रहा है। मैं बोला मुझे सैलरी दे दो, मुझे ये दे दो, फिर निकाल डालो। तो सैलरी भी नहीं दे रहे, कुछ नहीं कर रहे, बोल रहे सर। अभी 2 महीने हो रहे, सितंबर अक्टूबर। जी ऋषिपाल जी, सैलरी नहीं दे रहे 2 महीने की, और कह रहे हैं आपसे काम नहीं हो रहा। ये कह रहे हैं कि हमें रिलीज कर दीजिए, लेकिन वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे केस में क्या करें, कैसे अपनी सैलरी निकलवाएं? देखिए, ऐसी स्थिति में जो आपका निकटतम जो लेबर कमिश्नर है, सबसे पहले लेबर कमिश्नर की असिस्टेंट लेबर कमिश्नर होता है, उसकी कोर्ट की तरह काम करती है। आप जो लेबर इंस्पेक्टर है वहाँ जाइए, वहाँ पे कंप्लेंट कीजिए। आप कंप्लेंट करेंगे तो जो लेबर इंस्पेक्टर है वहाँ पे सर्च करेगा, आपके नोटिस को वो कार्रवाई करेगा और आपके केस को असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के यहाँ ऐसे ही वो चलाएगा जैसे कोर्ट चलती है। तो बहुत हद तक संभावना है कि लेबर कमिश्नर के पास आप जाएंगे तो आपका पैसा आपको मिल जाएगा। जी, तो आपको सबसे पहले लेबर कोर्ट जाना होगा लक्ष्मीकांत जी, और उसके बाद ही आप आगे के प्रोसेस में कहीं ना कहीं अपना हस्तक्षेप कर सकते हैं, आप इसको बढ़ा सकते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका ऋषिपाल जी, आपने बहुत विस्तार से हमें प्रॉपर्टी के लेन देन, उसके विवाद के बारे में, उसकी धोखाधड़ी के बारे में बहुत तफसील से जानकारी दी, हमारे दर्शकों को जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।